ये 2 राज्य बनाए। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और इस वक्त हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र का मुख्य चेहरा बदलेगा। यानी हम बात कर रहे हैं उस इशारे की तरफ, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अपने गद्दी छोड़ेंगे या फिर उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाएगा। इसके पीछे की जो अहम वजह है, 16वीं लोकसभा चुनाव ने मानो जैसे पूरे महाराष्ट्र के तमाम समीकरणों को बिगाड़ के रख दिया है। महाराष्ट्र की सरजमीन पर राजनीतिक बिसात अगर देखी गई तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक दबदबा रहा है पिछले 15 सालों से। 3 टर्म से ये दोनों गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि पृथ्वीराज चव्हाण, जो मिस्टर क्लीन के नाम से कांग्रेस खेमे में प्रख्यात है, और ऐसे मिस्टर क्लीन के साथ, क्योंकि मिस्टर क्लीन के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे के विधायक हो या फिर उनके सहयोगी दल एनसीपी के विधायक हो, ये नाखुश है। तमाम लोगों का आरोप यह है कि पृथ्वीराज चव्हाण साहब निर्णय नहीं ले पाते। ये सबसे बड़ा गंभीर आरोप है, जिसके चलते पहले तो सीटों के बंटवारे को लेकर थोड़ा रस्साकशी जरूर हुई एनसीपी और कांग्रेस खेमे में। लेकिन अब बात सिर्फ महाराष्ट्र तक का सीमित नहीं रही है, क्योंकि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने खुद सोनिया गांधी से आज दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात का सारांश क्या निकलेगा, इसके पीछे की क्या कुछ तस्वीर आएगी, इसी अहम विषय पर, यानी क्या चेहरा बदलेगा महाराष्ट्र का, इस अहम विषय पर हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजू वेरनेकर सर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले सर, यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर खास करके पृथ्वीराज चव्हाण साहब के ऊपर जो एलिगेशंस या जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा और उनके घटक दल एनसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, यानी जो विधायक है उनके, कि बॉस डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है, डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहे सर? देखिए, एक बात है, हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी होगी जी। आदर्श घोटाले के बाद, अशोक चव्हाण साहब जाने के बाद पृथ्वीराज चव्हाण आए और उस विषय से काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी विवाद हुए। जी सर। नाम भी काफ़ी, महाराष्ट्र शासन बदनाम भी हुआ जी। तो ऐसे में पृथ्वीराज चव्हाण ये मिस्टर क्लीन तो है और उनका एक अपना रवैया है, अपना एक काम का तरीका है, उसी के मुताबिक वो वैसे तो स्लो जाते हैं जी। और कोई निर्णय वो जल्दबाजी में नहीं करते। ये बात तो बिल्कुल सही है जी। लेकिन सर, उनके निर्णय न लेने की वजह से जो इम्पैक्ट उनके विधायकों के ऊपर होता है, हर एक विधायक की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, अपने उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी फाइलें मुख्यमंत्री तक का आती है। अब ऐसे में अगर पूरे महाराष्ट्र का अगर देखें, क्योंकि इस तरह का एलिगेशन अब तक का महाराष्ट्र में किसी भी मुख्यमंत्री पे नहीं लगा है कि वो निर्णय लेने में असक्षम है, खास करके उसी पार्टी का मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस है। तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये दिस इज अ वेरी सीरियस इशू? नहीं, इशू तो सीरियस है जी। मगर वैसे वो पीएमओ ऑफिस में भी मंत्री रहे हैं जी। असल में इनकी राजनीति की शुरुआत हुई राजीव गांधी की वजह से। वैसे ये वेल रेड, वेल लर्नेड आदमी है जी। वो राजनीति में आए, जी। पहले पीएमओ में उन्होंने काम किया और जी। इनकी जो माताजी थी जी। प्रेमलता चव्हाण, जी। वो कराड़ से कम 6 या 7 बार सांसद आ चुकी थी, स्वर्गीय प्रेमलता जी। जी। तो ये रीच मीन्स कल्चरली रीच आदमी है, ये इंसान है पृथ्वीराज जी। उनका एक
और अभी ये गठबंधन में ऐसा होता है, मेरी पहले या आपकी पहले, जी और वो कांग्रेस एनसीपी दोनों में तो तू मैं होती रहेगी। जी और वैसे कई बार विधायकों ने भी कहा है, वैसे डीसीएम अजित पवार ने भी कहा है जी कि आप प्रायोरिटीज डिसाइड करें। जी। वैसे वैसे परसों एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जी ने भी कहा कि प्रायोरिटीज डिसाइड करो आप, तो हम साथ में हमारा गठबंधन रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जी तो मगर बात है, हर एक का काम करने का एक तरीका अलग रहता है, तो हम कम से कम एक है, वो किसी स्कैम में अटके हुए नहीं है जी और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। जी। तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना या फिर पॉजिटिव रहना या फिर मिस्टर क्लीन की ये छवि, ये तीनों मिला के क्या लगता है आपको सर कि ये तमाम चीजें गुड क्वालिटीज बैकफायर हो रही है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर? हाँ, एलिगेशंस तो उठाए जा रहे हैं जी और कई विवाद उठते हैं कि क्रिटिसिज्म होता है, मगर जी हम लोग गौर से देखें जी तो कांग्रेस और एनसीपी का जो ये जो रेजिम रहा है, जो जी। सत्ता रही है, वो हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पे इनका विवाद होता है। जी अभी पिछले कुछ महीनों में या मान लो एक साल पहले सबसे बड़ा विवाद रहा वो इरिगेशन स्कैम का। बिल्कुल उसमें तो कोई पृथ्वीराज चौहान इन्वॉल्व नहीं थे, कोई जी। कांग्रेस का आदमी इन्वॉल्व नहीं था। जी उसमें तो एनसीपी डीसीएम अजित पवार थे। जी तो उनका एक अपना, हाँ, ये प्रशासन बहुत धीमे रफ्तार से काम कर रहा है, ये बिल्कुल सही है, मगर कम से कम मिस्टर चौहान और मिस्टर क्लीन है जी और कहीं भी उन पर धब्बा नहीं लगा, ये सबसे बड़ी बात है। जी। अगर धब्बा नहीं लगा है तो फिर जो कवायद जो शुरू हो चुकी है, खुद अध्यक्ष शरद पवार एनसीपी के सोनिया गांधी से मिलते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कांग्रेस के में जो फाइनल डिसीजन होता है वो मैडम सोनिया गांधी लेती है। दैट मीन्स कि इवन पृथ्वीराज चौहान भी डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन लगता है कि ये नौबत इसके लिए आई है, दिस डिस्कशन पॉइंट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ 16वीं लोकसभा चुनाव का जो एक इम्पैक्ट हुआ है, जो एक डिजास्टर फेलियर खास करके महाराष्ट्र में हुआ, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन लेट्स बी स्पेसिफिक अबाउट महाराष्ट्र में जो एक डिजास्टर हुआ है कांग्रेस का परफॉर्मेंस वाइज, क्या नहीं लगता कि ये भी एक वजह हो सकती है कि कोalition जो पार्टी है अब पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में वो आगे विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, बट दे कैन से इट ओपनली? देखिए प्रशांत जी, ये बिल्कुल सही है और जी। ये सबसे मुख्य कारण यही है। जी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली, जी एनसीपी को 4 मिली। जी सर। तो अभी फिलहाल एनसीपी का कहना यही है कि हमें तो सीटें तुमसे दुगनी मिली है, हमारी सीटें ज़्यादा है। जी तो मोदी वेव के बावजूद जी हमने कम से कम हम लोग 4 सीट जीत पाए। जी आपका मुख्यमंत्री है, जी कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य चल रहा जी। है, कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली। जी तो हमारी सीटें कम से कम, जिसको प्रेशर टैक्टिस कहते हैं, कि जी। आगामी चुनाव में हमारी सीटें बढ़ाई जाए। जी ये सबसे अहम मुद्दा ये है। जी। अगर क्लीशेज की यहाँ पे बात की जाए, पृथ्वीराज चौहान को हमने यहाँ पे ज़रूर बताया, इनकी तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यदि अगर महाराष्ट्र का चेहरा बदलता है तो जो 3 सबसे अहम नाम जो सामने आ रहे, जो रेस में सबसे आगे है, चल रहे मुख्यमंत्री की दौड़ में, सबसे पहले सुशील कुमार शिंदे जी है, दूसरे पायदान पर है बाला साहब थोरात और तीसरे पे है वीके पाटिल साहब। तीनों की पैठ महाराष्ट्र में काफ़ी मजबूत है, लेकिन इन तीनों में सर्वोपरि और सर्व एक्सपीरियंस जो है वो है सुशील कुमार शिंदे, क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के और होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय भी उन्होंने केंद्र में संभाला हुआ है। तो ऐसे में जो उनका एक्सपीरियंस है क्लबिंग करके, दो ही हैज़ लॉस्ट द इलेक्शन, लेकिन क्या फिर मुमकिन है कि पृथ्वीराज चौहान की जगह सुशील कुमार शिंदे ही सही फोकस चेहरा हो सकता है महाराष्ट्र के नेतृत्व के लिए? देखिए प्रशांत जी, सुशील कुमार शिंदे का चेहरा जरूर फोकस चेहरा हो सकता है, मगर फिलहाल जी चेंज ऑफ गार्ड की कोई संभावना नहीं है। जी क्योंकि अभी अभी कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, दो मंत्रियों को रिक्रूट किया गया जी सर। और उसके लिए कांग्रेस हाईकमांड ने पृथ्वीराज चौहान जी को अनुमति दी थी, तब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ। जी सर। उसी तरह इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, उद्योग मंत्री जी
नारायण राणे भी सोनिया गांधी जी से मिले, उन्होंने भी काफ़ी इनके काम के बारे में शिकायतें की। फिर भी उन्हें कहा गया कि फिलहाल आप रुको, आप सब लोग मिलकर काम करो, चुनाव के बाद देखेंगे। तो ये चेंज ऑफ गार्ड की फिलहाल कोई भी संभावना नहीं है। जी। अच्छा, होती है तो सबसे एक्सेप्टेबल फिगर होगी सुशील कुमार शिंदे जी की, जी। जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जी। केंद्र में रह चुके थे। वैसे तो हम अगर कुछ पिछले आंकड़े और इतिहास को याद करें तो 2004 के विधानसभा चुनाव के पहले जनवरी 2003 से चुनाव तक सुशील कुमार शिंदे जी को यहाँ लाया गया था। उनके जी। नेतृत्व में चुनाव जीते गए, मगर वो चुनाव जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो विलासराव देशमुख जी को फिर एक बार वो विराजमान हुए। जी। तो उनको जो एक्सेप्ट, आज की तारीख में जो आपने 3 नेता का बयां किया, 3 नेता को डिस्क्राइब किया, जी। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी सुशील कुमार शिंदे जी को है। जी। एक तो आप जातिवाद या दलित फैक्टर को छोड़ दीजिए, मगर वो कई साल यहाँ रहे हैं और वो गो गेट, और उनके सभी के साथ अच्छे संबंध है। वो वैसे तो क्राउड पुलर भी है। जी। और अभी बचे हुए आपने कहा एक बाला साहेब थोरात और विखे राधा कृष्ण विखे पाटिल। जी। विखे पाटिल, राधा कृष्ण, जो बाला साहेब थोरात रेवेन्यू मिनिस्टर है, जी। और राधा कृष्ण विखे पाटिल, ये दोनों एक ही अहमदनगर के उसी नॉर्थ महाराष्ट्र जी। के, वेस्टर्न महाराष्ट्र के ये है। जी। मगर बाला साहेब ना तो क्राउड पुलर है, ना वो टीम संभाले, और ना तो राधा कृष्ण विखे पाटिल है कि एक मास अपील करे। और सबसे बड़ी बात, जी। अभी इसी चर्चा में हम लोगों ने जिक्र किया था जी सर। कि शरद पवार जी ने भी सोनिया जी से शिकायत की वगैरह, मिले वगैरह वगैरह। जी। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को एनसीपी के साथ गठबंधन रखते हुए एनसीपी को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में रखना है। और ये काम सुशील कुमार शिंदे जी या बाला साहेब थोरात या राधा कृष्ण विखे पाटिल, ये तीनों नहीं कर सकते। इसके लिए पृथ्वीराज चौहान जी जैसे सक्षम आदमी की ही जरूरत है। यानी सर, द बॉटम लाइन इज दैट कि कांग्रेस हमेशा एक डोमिनेंट नेचर में रही है, कि वो अपने भले ही सहयोगी के साथ में अच्छे रिश्ते के साथ साथ एक डोमिनेटिंग नेचर भी होना बहुत ज़रूरी है। और ये डोमिनेटिंग नेचर ही कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है 2009 में जिस प्रकार से 69 सीटें, 69 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 71 सीटें एनसीपी को मिली थी। बावजूद इसके कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री चुन के आया था, यानी विलासराव देशमुख को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब ऐसे में सर, जिस प्रकार से आपने डोमिनेटिंग नेचर की यहाँ पे बात की है, तो क्या फिर लगता है इस लीडरशिप में या फिर आने वाले दिनों में, यदि अगर मुख्यमंत्री चेहरा अगर बदलता है तो तस्वीर अलग है। सुशील कुमार शिंदे विल बी योर फेवरेट एज यू सेड इट, लेकिन क्या सुशील कुमार शिंदे अगर दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं तो इसका कहीं ये तो फैक्टर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के अध्यक्षता के अंदर जो बिल पास किया गया, 20% आरक्षण जो मराठाओं को दिया गया है, तो ऐसे में जो दलित समाज है कहीं ये आहत ना हो जाए, जिसके चलते लेट्स ब्रिंग एक दलित चेहरा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा मास फॉलोइंग लीडर है सुशील कुमार शिंदे, तो हु कैन बी बेटर देन सुशील कुमार शिंदे? तो क्या ये एक स्पेसिफिक वजह हो सकती है इसके पीछे सर? नहीं, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, राजनीति में कई प्रोबेबिलिटीज होती है जी। जैसे आप ये 20% मराठा आरक्षण की बात कर रही है, जी। वैसे 2004 में कोई आरक्षण की बात नहीं थी, मगर जैसे मैंने कहा ना कि लोगों को मैनेज करके एक साथ लेके एक जी। चेहरा जो एक्सेप्टेबल चेहरा, जी। तो शायद उसके लिए सुशील कुमार शिंदे फिट हो सकते हैं, और उन्हें एक्सेप्ट भी किया जाएगा, एनसीपी की ओर से भी किया जाएगा। जी। तो आज की तारीख में अगर बदलाव हो भी जाए तो सुशील कुमार शिंदे एक्सेप्टेबल फिगर है। मगर बात ऐसी है, जी। क्या उन्हें यहाँ आने की इच्छा है? जी। ये भी फैक्टर देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे सर आपने यहाँ पे रेस किया है कि क्या उनकी इच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में जो उनकी हार के बाद में जो उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट कोट की थी कि मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उन अपनों में उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया हु एल्स आर देयर, लेकिन मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है।
लेकिन ऐसे में बात की जाए अगर सुशील कुमार शिंदे से बढ़कर थोड़ा अगर आगे निकले बाला साहब थोरात, जिस प्रकार से आपने बाला साहब थोरात की अगर बात की, वेस्टर्न रीजन से वो आते बिलोंग करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि एनसीपी भी वीके पाटिल को ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी लुकिंग एट देयर सो लॉन्ग टर्म्स रिलेशंस, तो बाला साहब थोरात कैन बी एन स्केपगोट कि बॉस सेफर साइड है, ओके क्लीन छवि वाले हैं, लेट हिम पुल अप द सॉक्स। बाला साहेब थोरात जी सर। ये अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि बाला साहेब अभी राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और बाला साहेब विखे पाटिल ये दोनों शिवसेना में थे। जी बाला साहेब विखे पाटिल केंद्र में मंत्री भी थे। जी तो मौजूदा स्थिति में बाला साहेब थोरात ये एकमेव ऐसे उम्मीदवार है जी जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। जी फिलहाल वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभाल रहे जी हैं और शायद, मगर फिर मैंने कहा देखो एक बात होती है कि चुनाव जीतकर कौन लाएगा, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। अभी देखो बिल्कुल। हम लोगों ने हमने सभी ने देखा जी कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का नाम का ऐलान किया गया। उन्होंने कम से कम 200 सभाएं ली, जी पूरे देश में एक वेव जैसी बनाई और तब जाके वो एक बदलाव के मुद्दे पर चुनकर आए। जी तो उसी के मुताबिक कांग्रेस के लिए ऐसा एक एक्सेप्टेबल चेहरा चुनना होगा जो सबको मैनेज करके आगे बढ़ेगा। लेकिन लगता है सर कि अभी भी उस ड्रीम से, उस डर से, लोकसभा 16वीं लोकसभा चुनाव के डर से अब तक का कांग्रेस बाहर निकल के नहीं आई है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ पे फेलियर नज़र आया। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता धराशायी हुए कांग्रेस के, तो ऐसे में अब इनमें भी चुनाव करना कि हु कैन लीड इट फ्रॉम द फ्रंट साइड, और जिताएगा कौन चुनाव, किसके कंधे पे होगा, हु विल बी द फोकस ऑफ महाराष्ट्र, किसके चेहरे पर हम ये पूरा चुनाव लड़े। तो ऐसे में अगर पृथ्वीराज चौहान की लीडरशिप में, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ये फॉलो होता है और जो उनके कोलिशंस में उनके खुद के पार्टी मैन कह रहे हैं कि बॉस दोबारा हम नहीं लड़ सकते हैं, या फिर हमें या कांग्रेस को इस बात का डर तो नहीं है कि इनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़े तो शायद जो सीटें हैं उसके आदी भी ना आ जाए। नहीं, देखिए ये लोकसभा के बाद सब समीकरण बदल गए हैं जी और विधानसभा में कांग्रेस और एनसीपी को जरूर डर रहेगा कि हमारी सीटें ज़्यादा आएगी या नहीं। जी उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जी इसलिए मैंने पहले भी कहा एक एक्सेप्टेबल चेहरा जो सीटें ज़्यादा से ज़्यादा खींच के ले। अभी हमने कुछ पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा होगा जी सर। कई प्रकल्प का इनागुरेशन किया गया। जी। मुंबई में भी 2-3 एक फ्लाईओवर, घाटकोपर पांडलापुर, मीन्स सभी पब्लिक प्रोजेक्ट अभी का इनागुरेशन होते जा रहा है। जी और ये अभी आचार संहिता आने के पहले जो भी कर सके, जो भी लोगों को बताया जा सके, तो ये कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। और मान लो ये गेस्टेशन, ये पीरियड ऐसा है ना, ये प्रिपरेटरी स्टेज है। जी अभी 4 महीने है, एक 2 महीने के बाद आचार संहिता आ जाएगी। तो ये प्रिपरेटरी स्टेज है कि हैमरिंग करके जी सबसे ज़्यादा सीटें कैसी लाए जाए। जी तो सर। किसी एक के नेता, वैसे अगर हम आदर्श का, मैं आपको कहता हूँ अगर आदर्श का मामला नहीं रहता, आदर्श का प्रकरण नहीं रहता, पेड न्यूज़ का प्रकरण नहीं रहता, तो अशोक चौहान वुड हैव बीन मोर एक्सेप्टेबल फेस। बिल्कुल सही। कई बार ऐसा होता है ना कि एक नेता को अपील रहती है, जी तो उस खोज में कांग्रेस तो है ही। और वैसे आपने कहा कि क्या इसके लिए भी चुनाव करने पड़ेंगे। अगर हम थोड़ा हट के पीछे जाए जी सर। तो लोकसभा के उम्मीदवार चुनने के पहले राहुल गांधी जी ने प्राइमरीज, जैसे अमेरिका में चुनाव चलता है जी वैसे प्राइमरीज चलाई थी और उसके मुताबिक उन्होंने उम्मीदवार चुने थे। अभी वो जी सभी सर। के सभी हार गए, वो बात अलग है। जी तो शायद वो प्रोसेस भी कांग्रेस कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन सर कांग्रेस का जहाँ तक आपने जिक्र किया 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद में द लीडरशिप हिमसेल्फ लाइक सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने पदों से इस्तीफा देना चाहा, लेकिन पार्टी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर क्या ये माना जाए एज ए लीडर ऑफ द बिग पार्टी कांग्रेस की, अगर उनका ही फेलियर अगर वो एक्सेप्ट करती है, तो बीइंग अ कांग्रेसमैन, बीइंग अ कांग्रेस फॉलोअर, बीइंग एनसीएम,
हर एक इंसान ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी संभालना या लेना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुख्यमंत्री के लीडरशिप में अगर यहाँ पे चुनाव हुआ है और आउट ऑफ 17 सीट्स जो आपको डिफेंड करनी थी 2009 की, उसमें से महज 2 सीट आपकी आती है, यानी 15 सीटों का आपको टोटल नुकसान होता है। तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर लागू होती है या नहीं होती है सर? नहीं नहीं, नैतिक जिम्मेदारी तो बिल्कुल लागू होती है जी क्योंकि सिर्फ 2 सीटें, जी बिल्कुल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर नैतिक जिम्मेदारी तो लागू होती है। जी मगर बात ऐसी होती है कि कई बार जल्दबाजी में छोड़ देने से भी सब कुछ ढंग से नहीं होता, जी क्योंकि किसी आदमी को सेटल होने को जी कम से कम एक 1.5 साल तो लग ही जाता है। जी और जबकि प्रोसेस अभी एक 4 महीने में जब चुनाव आने वाले हैं, जी। उसी में अगर वो उन्हें हटाया जाए, अगर वो छोड़ दे, जी। तो फिर देयर विल बी फर्दर केओस। जी। ये बात है। लेकिन वो केओस, और वो केओस के लिए मेरे ख्याल से एनसीपी भी तैयार है एंड कांग्रेसमैन आर आल्सो तैयार। तो फिर ऐसे में अगर देखा जाए कि यदि अगर 4 महीने का स्पेस ऑफ कैप है, लेकिन सर एक कॉन्फिडेंस भी तो होता है कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, मंत्रियों में, कि बॉस इसके लीडरशिप में वी आर वेल सिक्योर्ड, कि कम से कम हम डिफेंड तो कर सकते हैं जितनी हमारी सीटें हैं, नो मैटर वॉट एवर द रिजल्ट इज। लोकसभा में जो कुछ रिजल्ट आया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में वोट बैंक तमाम नेताओं का एक अपना गढ़ होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जहाँ पे उसका दबदबा होता है, लेकिन लोकसभा में बल्क में जैसे वोट गिरते हैं। लेकिन अगर सुनामी की लहर अगर अब तक का जारी रहेगी बीजेपी की, मैं जहाँ तक का बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या आसान होगा? और यदि अगर हारती है और फिर कांग्रेस के अगर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अगर ये ब्लेम शीट आता है कि बॉस यस बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप वी हैव लॉस्ट लोकसभा एंड विधानसभा, फिर क्या? फिर आपके पास टाइम स्पेस नहीं है। जो टाइम स्पेस की आप बात कर रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को थोड़ा टाइम स्पेस देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेस का मतलब है 5 साल तक का आपकी सत्ता गई। हाँ प्रशांत जी, अगर वो सब समीकरण देखे, टाइम स्पेस देखे, टाइम फ्रेम देखे, जी तो कांग्रेस हाईकमांड को जी जो भी बदलाव अभी करने हैं, जी मगर फिर उसके लिए कौन सक्षम होगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सक्षम कौन होगा? क्या ये 3 चेहरे महाराष्ट्र के जिसे हम दिखा रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे, बाला साहब थोरात या फिर राधाकृष्ण विखे पाटिल, इन तीनों चेहरों में से कौन चेहरा हो सकता है? आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था सुशील कुमार शिंदे, लेकिन द अदर एंड बाला साहब थोरात है, विखे पाटिल है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि ये सिर्फ सर अगर विपक्ष की बात होती, विपक्ष नाखुश है तो समझ में भी आता है कि चलिए वो सत्ता पक्ष के काम से नाखुश है, लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष खुद इन्हीं के बीच में डिफरेंसेस है, तो ये कहाँ से सॉर्ट आउट होगा सर? देखिए, सॉर्ट आउट होने के लिए अभी ये जो 3 नाम फ्लोट हुए, पहली बात तो ये नाम जो है जी सर, ये कौन फ्लोट करता है? अभी हमने भी कई साल निकाले हैं, वो जी सर। 2-3 प्रोबेबल चॉइसेस आ जाते हैं। जी और आपकी जानकारी के लिए और हमारे सभी दर्शकों की जानकारी के लिए, मेरी एक 20 मिनट पहले सुशील कुमार शिंदे जी से ही बात की। जी सर। उन्होंने मुझे वही बात टेलीफोन पर दोहराई जी। कि मुझे यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी मगर बात कई बार ऐसे होते हैं कि हाईकमांड कोई जिम्मेदारी अगर हाईकमांड देता है तो फिर वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल सर। और 2004 में भी, या 2003 और 4 के लिए वो जो एक साल का जो गैप थी, जी सर। तब उन्होंने भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था। चुनाव उन्होंने काफ़ी लीड किए, जीत के दिए। जी सर। बाद में उसके बाद विलास राव जी आके बैठे, स्वर्गीय विलास राव जी, वो बात जी, अलग है। जी तो अगर उन्हें हाईकमांड देता तो शायद वो एक्सेप्ट करेंगे भी। जी और जैसे हमने अभी आधा घंटे में ये जो चर्चा की, जी सर। तो कौन एक्सेप्टेबल फिगर है जी ये हाईकमांड को ही तय करना होगा। जी, हम लेकिन जी सर, हाँ पता है। लेकिन सर हाई कमान को तय करना है। महाराष्ट्र की राजनीति अलग है, महाराष्ट्र की लोगों की चॉइस अलग है, और ऐसे में नहीं लगता कि कम से कम नो मैटर कि हाई कमान तय करे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ अधिकार तो लोगों को भी दे, कि यदि अगर हाई कमान कहे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, कुछ तो अधिकार वो बांटे कि कम से कम राज्य स्तर पर कोई डिसीजन वो खुद भी ले एज एन मुख्यमंत्री। देखिए, बात ऐसी है, जी ये चुनाव के उम्मीदवार और बाकी जो ये डिटेल्स है, जी सर। असल में ये मुख्यमंत्री का भी अधिकार नहीं होता है। ये अधिकार होता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी अध्यक्ष है, माणिकराव ठाकरे साहब। मान लो भी माणिकराव ठाकरे, जी सर। क्या उन्हें ये कांग्रेस हाईकमांड ने अधिकार देगा? जी अभी जब कैबिनेट एक्सपांशन होता है जी सर।
उसके लिए भी हाईकमांड की अनुमति लेके उसके बाद ही वो एक्सपेंशन होता है, उसके बिल्कुल। पहले नहीं होता। बिल्कुल हर जो निर्णय बड़े जो होते हैं, जो जी। हाईकमांड को पूछ के होते, अभी जो जी। होते हैं शायद इसीलिए इतने साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज राज किया, किया। काफ़ी हर चीज़ कंट्रोल में रही। फिर जी। कि हमने देखो अभी जब से केंद्र सेंटर लेवल पे 1989 से ये अलायंसेस का जी। मामला शुरू हुआ, फिर हमने देखा फिर 50 फैक्शन, उनके झगड़े, इनको संभालो, ऐसे होते 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 फिर ये स्पेक्ट्रम कोल, ये सब हमने देखा। जी। तो इसीलिए एक पार्टी का अमल अच्छा होता है, जैसे कि अभी ये फिलहाल बीजेपी शिवसेना का गठबंधन ये जी। लोकसभा में आया है, उसी के मुताबिक महाराष्ट्र में भी अभी हम लोग कहते हैं कि क्यों लोकल लेवल पे राइट्स नहीं दिए जाए तो उन्हें मानेगा कौन? बिल्कुल सर, जब absolutely। कोई भी बात कहते हैं कि चलो हाईकमांड ने अप्रूव किया है तो फिर सब चुप बैठते हैं, बिल्कुल। बराबर? तो ये जो चल रहा है वो चल रहा है, आप बिल्कुल। कहते हैं बिल्कुल सही है। जी सर। अभी जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती है, बीएमसी, जी। और अभी एक थोड़ा ओवर स्टेटमेंट और सब्जेक्ट से हम बाहर जाएंगे। जी। अभी वैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जी। यहाँ मुंबई में बीएमसी है, जी। तो उसके कितने अधिकार ये जरा राज्य शासन ने छीन लिए हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तो आपने सर। ये जो सब सर एट द एंड ऑफ द डे, चलते चलते मैं ज़रूर यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन चलते चलते क्या चेहरा बदलना चाहिए महाराष्ट्र का? क्या ये सही वक्त है या नहीं है आपके हिसाब से? वन लाइन। नहीं, ये वक्त सही नहीं है और जी। इतने जल्दी चेहरा बदलेगा भी नहीं। जी, और अगर बदलता है तो फिर चेहरा होगा सुशील कुमार शिंदे का, आपके दृष्टिकोण से। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इट्स ऑलवेज प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड शेयरिंग सच अ वंडरफुल थॉट्स ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजू वेरनेगर सर, जिन्होंने अपनी बातों को यहाँ पे रखा है। साफ तौर पे उन्होंने सीधा क्लियर कट कहा है कि फिलहाल चेहरा बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की राजनीति में अगर उथल पुथल होती है और दिल्ली से अगर कोई, वहाँ से अगर कोई इशारा आता है, तो अगर चेहरा बदलता है, और अगर चेहरा बदलता है तो वो चेहरा होगा सुशील कुमार शिंदे। जी हाँ, इसी नोट पर हम आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि तय करें आप ही, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए या नहीं? क्या वो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस और एनसीपी को या नहीं? इसका फैसला खुद कांग्रेस और एनसीपी के लोग तय करें। फिलहाल इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। क्या कुछ तस्वीर होगी इससे हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे महाराष्ट्र की, लेकिन फिलहाल हमें दे इजाजत और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़।